नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 13वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आज की क्लास में ना हम लोग ना इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊँगा। और उससे रिलेटेड ना आप लोगों को ना 8 से 10 कम से कम प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ना इसका जो थ्योरी है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और मैं आप लोगों को ना इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को ना केवल समझने पर जोर देना है। जितना भी टॉपिक रहेगा उसको रटना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सेम टू सेम जो है ना जो वर्ड होता है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को समझने पर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और सारा चीज़ ना मैं आप लोगों को हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, मतलब भाषा के विकास में सुनने का महत्व के बारे में जानेंगे, जिसमें ना सुनना क्या होता है, लिसनिंग स्किल क्या होता है, इसके बारे में ना विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना उसके बाद इसका जो पूरा PDF रहेगा ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर सकते हो बाय MD धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन करके ना इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं ना, सबसे पहले ना इसके थ्योरी को ध्यान से पढ़ते हैं। और आप लोग ना केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। सारा चीज़ को मैं आप लोगों को ना हिंदी में भी अच्छे से समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। और आप लोगों को ना किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो ना तो बेशक आप लोग कमेंट कीजिएगा, और उसका ना मैं जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा इन 24 घंटे के अंदर में। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। लिसनिंग स्किल मतलब श्रवण कौशल, सुनने का एक कौशल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। स्किल मतलब कौशल, तो कौशल क्या होता है इसके बारे में दिया, ध्यान से पढ़िए। लिसनिंग स्किल्स आर स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट टू योर एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव इंफॉर्मेशन व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स। तो अगर आप लोगों को इसे हिंदी में समझाओ ना तो श्रवण कौशल मतलब सुनने का कौशल वे कौशल है जो दूसरों के साथ ना संवाद करते समय मतलब बातचीत करते समय जो ना सूचनाओं को सटीक रूप से हमें ग्रहण करने के लिए, मतलब जो सूचना सामने वाला दे रहा है ना उसे सटीक रूप से ग्रहण करने में हमारी मदद करता है, हमारी क्षमताओं में ना योगदान देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिसनिंग स्किल बोलेंगे। और सरल तरीके से आप लोगों को समझाओ ना तो जब हम ना किसी की बात को सुन रहे होते हैं ना तो ध्यानपूर्वक हम लोग सुनते हैं, और वे जो इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं ना तो उसको ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सामने वाला है ना वो क्या बोलना चाह रहा है। इसका हम लोग जब अच्छे से सुनने की कोशिश करते हैं क्या कहलाता है, लिसनिंग स्किल कहलाता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को लिसनिंग स्किल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। दिस स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिवली कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। तो अगर आप लोगों को इसे हिंदी में समझाओ ना तो ये कौशल कार्यस्थल पर प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब जिनकी बात हम लोग सुन रहे होते हैं ना उस स्थल में ना संचार का मतलब बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या, लिसनिंग जो स्किल है वो। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। लिसनिंग मेथड्स इज हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग। मतलब श्रवण जो कौशल है ना वो स्थायी रूप से सीखने में सहायक है, ये बोला गया है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। वेल लिसनिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट आर द कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स वेल दे आर लिसनिंग टू अ पैसेज। मतलब सुनते समय की गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो छात्र द्वारा तब पूरी की जाती है जब वे कोई बात सुन रहे होते हैं, तब इस प्रकार की जो गतिविधियां है ना वो की जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। चलिए उसके बाद दूसरा फॉर प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण हेतु क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण होता है, और उच्चारण का मतलब आप लोगों को पता है ना कि किसी शब्द को अच्छी तरह से उच्चारित करना, बोल पाना, तो ये क्या कहलाता है, उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन कहलाता है, ठीक है। चलिए प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ध्यान से पढ़ते हैं इसके थ्योरी को। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। लिसनिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप। मतलब सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे का विकास होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। सेकंड को ध्यान से पढ़िए। स्किल ऑफ प्योर प्रोनाउंसिएशन एंड चिल्ड्रन बिकम एबल टू ओवरकम द डिफिकल्टीज रिलेटेड टू द प्रोनाउंसिएशन। मतलब प्रोनाउंसिएशन से ना शुद्ध उच्चारण का कौशल विकसित होता है और बच्चे ना उच्चारण संबंधी कठिनाइयों पर काबू पाने में सक्षम होते हैं। चलिए इसके बाद ना तीसरा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए तीसरा को ध्यान से पढ़िए। ग्रोथ ऑफ वोकेबुलरी डिक्शनरी, शब्दकोश में वृद्धि। तो फर्स्ट
फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। वोकैबुलरी डिक्शनरी क्या होता है इसके बारे में डिक्शनरी करके दिया है, तो ध्यान से पढ़िए इसको। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इंक्रीजेस द चिल्ड्रन डिक्शनरी थ्रू विच इट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इंक्रीजेड। तो सुनने की प्रक्रिया से बच्चों का शब्दकोश बढ़ता है, जिसके माध्यम से उसकी भाषा का विकास होता है। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी हम लोगों को ना एक शब्दकोश होता है किसी भी लैंग्वेज को लेकर के, किसी भी शब्द को लेकर के। तो उसमें क्या होता है, हम लोग का जो डिक्शनरी है वो बढ़ते जाता है ना। जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग जब इंग्लिश सीखते हैं तो डिक्शनरी का भी प्रयोग करते हैं। हम लोगों के अंदर जो माइंड का डिक्शनरी है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, शब्दकोश को हम लोग पढ़ते हैं, समझते जाते हैं, तो हम लोग को क्या है, डिक्शनरी और भी बढ़ते जाता है, शब्दकोश जो होता है ना वो बढ़ते ही जाता है। तो शब्दकोश में वृद्धि करना ना किसी लैंग्वेज सीखने के लिए क्या होता है, किसी लैंग्वेज सीखने को बढ़ावा मिलता है। चलिए उसके बाद चौथा, डिफरेंटिएशन ऑफ साउंड मतलब ध्वनियों में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेथड्स मतलब विधि दिया है, तरीका दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। लिसनिंग इज द बेस्ट मेथड्स टू डिफरेंटिएट इन साउंड मतलब ध्वनियों में अंतर करने के लिए सुनना सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद डिफरेंट करके दिया है मतलब अंतर करके दिया है, अगला उसको ध्यान से पढ़िए। चिल्ड्रन लर्न टू डिफरेंटिएट अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड विच डेवलप देयर लिसनिंग स्किल एज वेल एज रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल मतलब बच्चे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में अंतर करना सीखते हैं, जिससे उसके सुनने की कौशल, विचार करने की कौशल और उसके अलावा पढ़ने की कौशल, लिखने की कौशल और बोलने की जो कौशल है ना वो विकसित होता है, ये बोला है इसमें। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साउंड मतलब ध्वनियों में अंतर क्या होता है आप लोगों को समझ में है ना। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ना सबसे पहले क्या करते हैं, सुनते हैं और सुन करके ना ध्वनियों में अंतर करते हैं, और ध्वनियों में अंतर को जब हम लोग समझते हैं ना तब अच्छे तरीके से हम लोग ना पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और बोलना भी अच्छे तरीके से सीखते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए ना, तो वो क्या होता है, सबसे पहला सुनना होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साउंड ध्वनियों में अंतर केवल सुनना ज़्यादा बेटर रहता है उसके लिए। और उसके बाद जब हम लोग सुन लेते हैं ना तब ध्वनियों में अंतर करना सीखते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ना, लिखना, बोलना सारा चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ साउंड क्या होता है आप लोगों को पता चला ना। तो चलिए आप लोगों को ना केवल इतना ही पढ़ना था इस थ्योरी में। इसके बाद ना थोड़ा सा आप लोगों का 4-5 MCQ है, केवल उसको भी हम लोग कर लेते हैं थोड़ा जल्दी, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए और ट्राई कीजिएगा कि मेरे आंसर लेने से पहले ना खुद आंसर लेने की आप लोगों को कोशिश करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। विच मेथड्स इज हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग मतलब कौन सी विधि स्थायी रूप से सीखने में मदद करती है। ऑप्शन ए लिसनिंग मतलब सुनना, ऑप्शन बी क्लैम्बलिंग मतलब रटना, ऑप्शन सी प्रैक्टिसिंग मतलब अभ्यास करना, या ऑप्शन डी रीडिंग मतलब पढ़ना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए लिसनिंग करेक्ट हो जाएगा, मतलब सुनना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, विच मेथड्स इज़ हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग मतलब स्थायी रूप से सीखने में कौन सी विधि जो है वो मदद करती है। तो स्थायी रूप से सीखने में ना लिसनिंग जो है, सुनना जो है वही ना मदद करेगी। जी हाँ, जब आप लोग स्थायी रूप से किसी भी चीज़ को सुनोगे अच्छे से, उसके बाद ही ना आप लोग अच्छे से किसी भी चीज़ को सीख पाओगे, जान पाओगे, समझ पाओगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। आफ्टर रीडिंग अ पोयम अ टीचर इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन ग्रुप वर्क। वन ग्रुप राइट द थीम ऑफ पोयम, अनदर ड्रॉ पिक्चर टू डिपेक्ट द मेन कैरेक्टर एंड येट अनदर राइट्स द समरी ऑफ द पोयम। दिस एक्टिविटी इज। तो प्रश्न क्रमांक 2 को आप लोगों को अगर हिंदी में समझाओ ना तो इसमें जो एक टीचर है वो बच्चों को सबसे पहले कविता अर्थात पोयम पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद ना बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है, जिसमें एक जो ग्रुप होता है वो पोयम के थीम को लिखता है मतलब उसके विषय को लिखता है, और दूसरा जो ग्रुप होता है वो उसके पात्र का चित्र बनाता है। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप होता है ना वो उसके समरी को लिखता है मतलब उसके सारांश को लिखता है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाता है ये पूछा गया है, तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए इज एमेड एट लर्नर टू प्रिपेयर असाइनमेंट मतलब इसका उद्देश्य विद्यार्थियों का मूल्यांकन तैयार करना है। ऑप्शन बी विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर्स मतलब शिक्षार्थियों का ध्यान भटकाना है। ऑप्शन सी एम इन एंगेज द चिल्ड्रन मतलब इसका उद्देश्य बच्चों को शामिल करना है। ऑप्शन डी कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स मतलब शिक्षार्थियों की विविध क्षमता और रुचियों को पूरा करता है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों की विविध क्षमता और रुचियों को ना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उसकी जो रुचि उसकी इंटरेस्ट है वो कैसे, तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। आफ्टर रीडिंग अ पोयम अ टीचर इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन ग्रुप वर्क। वन ग्रुप राइट द थीम्स ऑफ द पोयम, another draw picture and depict the main character and yet another write the summary of the poem. This activity, तो अगर आप लोगों को इसको हिंदी में बताऊँ ना तो इसमें साफ साफ ये बोला है कि एक जो शिक्षक है ना वो सबसे पहले बच्चों को ना पोयम अर्थात कविता पढ़ाता है और कविता पढ़ाने के बाद ना बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है, जिसमें से एक ग्रुप जो होता है ना वो कविता के थीम को लिखता है, मतलब उसके विषय को लिखता है, और दूसरा जो ग्रुप होता है ना वो उसके पिक्चर को, मतलब जो उसके मेन जो पात्र है ना उसको भी लिखता है, और जो तीसरा ग्रुप होता है ना वो इसके समरी को लिखता है, मतलब ये जो पोयम पढ़ा है ना उसके समरी को लिखता है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है ग्रुप में बांट करके अलग अलग, वो क्या कहलाता है, किस वजह से ये एक्टिविटी किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा है। तो इसका जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। जी हाँ, कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों की जो विविध क्षमता है उसकी जो रुचि है उसको बढ़ाता है, उसको पूरा कर रहा है। क्योंकि देखो ना जी, जो छात्र है उसको अलग अलग ग्रुप में बांटे हैं ना, जिसमें एक ग्रुप जो है उसके थीम को लिख रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो मेन उसके कैरेक्टर को लिख रहा है, और तीसरा ग्रुप जो है उसका समरी को लिख रहा है, मतलब उसके सारांश को लिख रहा है। तो ऐसे ऐसे बालक जो है वो अपने अनुसार जो टॉपिक को चुन रहा है, चुन करके जब वो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो कर रहा है तो वो क्या होगा जी, उसकी एबिलिटी को ना बढ़ा रहा है जो टीचर है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड, मतलब एक समावेशी कक्षा में क्या होता है आप लोगों को ये बताना है, और इसमें 2 प्रकार की थ्योरीज दिया है, पहला और दूसरा करके, इन दोनों को पढ़ना है और आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार के न्यूनतम मानक को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। दूसरा, क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू लिसनिंग टू ऑल चिल्ड्रन, मतलब सभी बच्चों की बात सुनने के अवसर पैदा करें। तो आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शन में क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, मतलब दोनों कथन गलत है। ऑप्शन सी फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट, मतलब पहला सही और दूसरा गलत है। या ऑप्शन डी फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, मतलब पहला गलत है और दूसरा सही है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, कम से कम गेस तो कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले ना प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड, मतलब एक समावेशी कक्षा में, तो एक समावेशी कक्षा कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। डिफाइन क्लासरूम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार के न्यूनतम मानक को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। और दूसरा को पढ़िए, क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू लिसनिंग टू ऑल चिल्ड्रन, मतलब सभी बच्चों की बात सुनने के अवसर पैदा करते हैं। तो अगर आप लोगों को ना सबसे पहले ये इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, मतलब एक समावेशी कक्षा क्या होता है ये समझाओ ना, तो एक समावेशी कक्षा में ना सभी प्रकार के जो बच्चे हैं ना वो साथ में रहते हैं और साथ में रहकर ना एक ही शिक्षकों द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो माहौल होता है ना तो वो क्या कहलाता है, इंक्लूसिव क्लासरूम रहता है, जहाँ ना सभी प्रकार की सभी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, चाहे वो ऊंच हो चाहे नीच हो, किसी भी प्रकार के बच्चे हो ना, सारे बच्चे को एक ही क्लास में एक ही शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की जो भेदभाव है ना वो कुछ भी नहीं किया जाता है। ठीक है, सभी को एक समान रूप से पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार की जो क्लासरूम होता है ना उसको क्या बोला जाता है, समावेशी कक्षा बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, और इसमें ना दोनों के दोनों पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा इन दोनों में। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। मिस रंजना टेल्स स्टोरी टू हर लर्नर्स इन द क्लासरूम। शी आस्क्ड सम क्वेश्चन ड्यूरिंग द स्टोरी। इट इज, मतलब सुश्री रंजना कक्षा में ना विद्यार्थियों को कहानी सुनाती है और कहानी सुनाने के दौरान ना वो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछता है। तो इस प्रकार की जो प्रश्न पूछना है वो क्या कहलाता है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए वेल लिसनिंग एक्टिविटी, मतलब सुनते समय की गतिविधियाँ। ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शनल चेकिंग क्वेश्चन, मतलब निर्देशात्मक जांच प्रश्न। ऑप्शन सी फॉर द शेक ऑफ इट, मतलब इसके लिए। या ऑप्शन डी टू कंट्रोल द क्लास डिसिप्लिन, मतलब कक्षा अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वेल लिसनिंग एक्टिविटी करेक्ट हो जाएगा, मतलब सुनते समय की गतिविधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मिस रंजना टेल्स स्टोरी टू हर लर्नर्स इन द क्लास, शी आस्क सम क्वेश्चन ड्यूरिंग द स्टोरी इट इज़, मतलब सुश्री रंजना कक्षा में अपने विद्यार्थी को कहानी सुनाती है और कहानी सुनाने के दौरान कुछ प्रश्न पूछती है बच्चों से। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाता है? तो ये वेल लिसनिंग एक्टिविटी होगा ना जी। हैं मतलब बच्चे कितना एक्टिव है और कितना नहीं एक्टिव है, मतलब कितना सुन रहे हो और कितना नहीं सुन रहे हैं, तो इस प्रकार की गतिविधि करके ही ना पता चलेगा। और मैंने भी जब इंटर्नशिप में गया था ना तो हमको भी यही सिखाया गया था कि जब आप लोग एक शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे होते ना तो पढ़ाने के दौरान जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो बीच बीच में ना कुछ कुछ प्रश्न पूछ दिया करो। और प्रश्न पूछने से क्या होता है, बच्चे जो ना पीछे में बैठे रहते हैं बात वगैरह करते रहते हैं ना, तो इससे क्या होगा, वे एक्टिव होते हैं कि हाँ सर प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब ध्यान देना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, अदरवाइज प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार से जो एक्टिविटी होता है ना एक शिक्षक को सिखाया जाता है कि सारे बच्चे ना इन्वॉल्व होकर के अच्छे से सुने, अच्छे से उसको समझे। तो इसीलिए ना जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है ना तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, वेल लिसनिंग एक्टिविटी, मतलब बच्चे कितना सुन रहे हैं, कितना नहीं सुन रहे और कितना एक्टिव है कितना नहीं है, इसको जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को ना इस टॉपिक का केवल 4 ही प्रश्न पढ़ना था, इससे ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं है। ठीक है, उसके अलावा और ट्राई करूंगा जब मैराथन क्लास वगैरह चलाऊंगा ना तो उसमें और अलग से क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश आप लोगों का जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों को ना केवल इतना ही पढ़ना था। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, ताकि कंटिन्यू इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।